किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग दुनिया में महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गिद्धों के एक झुंड की, जो जंगल से उड़ता उड़ता समंदर के बीच में एक टापू पर पहुंच गया। उस आइलैंड पर कोई जंगली जानवर नहीं था जो इन गिद्धों का शिकार कर सके, और इन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके खाने के लिए वहां पूरा इंतजाम था। बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियां, मेंढक, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इस गिद्धों के झुंड में बड़े सारे युवा गिद्ध थे। वो सब तो खुश हो गए कि अरे क्या बात है, मजा आ गया, अब तो पूरी जिंदगी इसी टापू पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ आराम से चलता रहा, लेकिन उस गिद्धों के झुंड में एक सीनियर गिद्ध था, सबसे बूढ़ा। उसको लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे गिद्धों ने चुनौतियों का सामना नहीं किया, अगर उड़ना नहीं शुरू किया वापस से, तो इनका क्या होगा। क्यों ना एक बार सबको बुला करके कुछ कह दूं। तो उसने एक मीटिंग बुलाई, सारे सुनने के लिए आ गए। तो जो बूढ़ा गिद्ध था, इसने बताना शुरू किया कि हम सबको चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, हम सबको उड़ान भरनी चाहिए। हम सब यहीं रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि हम में से काफी सारे ऐसे हैं जो कि कई दिनों से उड़े नहीं हैं, आराम फरमा रहे हैं। मैं बस आपको कहना चाहता हूं कि कभी अगर कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या होगा। एक काम करते हैं, हम तो फिर से उसी जंगल में चलते हैं, उसी जिंदगी में चलते हैं जहां हमारे लिए रोजाना चुनौतियां थी, रोजाना हमें शिकार पर निकलना पड़ता था। यहां रहकर के हम सब आलसी हो गए हैं। वो बूढ़ा गिद्ध ज्ञान दिए जा रहा था, और जो युवा गिद्ध थे वो हंस रहे थे मनी मन। जब उसने अपनी मीटिंग खत्म की तो सबने डिसाइड किया कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं रहेंगे। वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो अकेला ही उस टापू से उड़ चला और वापस से जंगल में पहुंच गया। कुछ टाइम के बाद में उसे लगा कि क्यों ना एक काम करता हूं, वापस से उस टापू पर जाता हूं, अपने साथियों से मिलकर के आता हूं। पुराने साथी हैं, ऐसे भूल तो नहीं सकते। वो वापस से उस आइलैंड पर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि सिर्फ और सिर्फ गिद्धों की लाश बची थी। कुछ गिद्ध थे जो घायल कराह रहे थे दर्द से। उनमें से एक के पास पहुंचा और जाकर के पूछा कि क्या हो गया, तुम सारे के सारे घायल क्यों हो गए, किसने आकर के तुम्हारी जान ले ली। तो उस घायल गिद्ध ने बताना शुरू किया कि बाबा, आप सही कहते थे, आप हम में सबसे बूढ़े थे, सबसे सीनियर थे, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो हमने आपकी बात को टाल दिया, उस वक्त तो हमने आपकी बात को अनसुना कर दिया। हम मूर्ख थे। पता है क्या हुआ, आप तो यहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में एक जहाज आया। उस जहाज में शिकारी थे, और उन शिकारियों ने इस आइलैंड पर, इस टापू पर अपने जहाज में से चीते छोड़ दिए। चीते कुछ दिनों के लिए तो शांत रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उन्हें मालूम चला कि हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमने कई दिनों से उड़ान नहीं भरी है, हमारे पंजे भी अब इस लायक नहीं हैं कि हम किसी पर अटैक कर सकें, तो उन चीतों ने एक एक करके हम पर हमला करना शुरू किया और हमारी जान लेना शुरू किया। हम में से बस कुछ ही बचे हैं जो अब घायल यहाँ टापू पर इधर उधर पड़े हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। हम में से कईयों की आदत होती है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और आपको लगता है कि अब तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। इसलिए याद रखिए, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, उन चैलेंजेस का सामना कीजिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बड़े बिजनेसमैन ने एक सेमिनार में सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उनकी लाइफ में जब उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया तो लॉस हो गया, पैसा डूब गया। जिस कन्या से वो प्यार करते थे, जिस लड़की से प्यार करते थे, उसके घर वालों ने किसी और से शादी करा दी। उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ तबाह हो गई। और उस दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर छोड़ करके निकल गए। मालूम नहीं था कि कहां जाना है। तब उन्हें 3 गुरु मिले। उन 3 गुरुओं ने उनकी जिंदगी वापस से बदल दी, उनका लाइफ में कमबैक करने का रास्ता खोल दिया। जो पहला गुरु ने मिला
वो पहली ही रात में मिला। जब वो घर से बाहर निकले, मालूम नहीं था कहाँ जाना था, चले जा रहे थे, एक अनजान कस्बे में पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं कि रात के 1-2 बज रहे थे। एक व्यक्ति एक दीवार में छेद कर रहा था, तो उन्होंने जाकर के उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, ये दीवार में छेद क्यों कर रहे हैं, क्या बात हो गई, मैं आपकी मदद करूं। तो व्यक्ति हंसने लगा। उसने बोला कि भाई, ये मेरा मकान थोड़ी जो मैं इस दीवार में छेद कर रहा हूं, मैं तो चोर हूं जो इस दीवार को हटा करके यहां से माल लेकर के जाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप चोर हैं। उस व्यक्ति को लगा कि कितना भोला आदमी आ गया। तो उसने बोला चल भाई, तू मेरे साथ चल। चोर ने इनको अपने घर में जगह दी, 15 दिन उस चोर के साथ में रहे और बताते हैं कि हर रात में जब वो चोरी करने के लिए जाता था तो मुझे 2 बात बोल करके जाता था। पहली बात बोलता था कि भाई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरी बात बोलता था कि ऊपर वाले को याद करके सोना। उस चोर ने इन्हें हमेशा यही बातें बोली, और जब भी वो वापस आता था तो ये भी उससे पूछते थे कि भाई आज क्या रहा, कोई बड़ा माल हाथ लगा। 15 दिन वहां पर रहे, और 15 दिन बाद जब वहां से निकले उससे टाटा बाय बाय करके, तो उस दिन ये सीख करके निकले कि लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। दूसरा गुरु जो इनको मिला वो एक कुत्ता था। ये चले जा रहे थे, इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी, तब इन्होंने देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है। उस कुत्ते के पीछे चले तो मालूम चला कि एक तालाब के पास गया, लेकिन वहां जाकर के बार बार पीछे जा रहा था। इन्हें समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या हुआ। तो थोड़ा पास में जाकर के खड़े हुए इन्होंने देखा कि कुत्ता जो था वो पानी में अपनी परछाई देख करके डर रहा था। उसे बार बार डर लग रहा था कि ये कौन है। वो कुत्ता पानी के पास आता, फिर से पीछे जाता, फिर से पास आता, फिर से पीछे जाता। वो एक बार फिर से आगे आया और उसने हिम्मत करके छलांग लगा दी। पानी पी करके वो बाहर भी आ गया। उस दिन इन्होंने सीखा कि जिंदगी में अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो आपको एक जंप लेना जरूरी है। क्या पता उस जंप के नीचे से ही मुश्किल निकल जाए। इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना भी, कैलकुलेटिव रिस्क लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा गुरु इनको मिला एक छोटा सा बच्चा। एक बार अपने उन्हीं दिनों में ये गांव में टहल रहे थे, इन्हें एक छोटा बच्चा दूसरी तरफ से मोमबत्ती लेकर के जाता हुआ दिखा। तो उन्होंने उसको बुलाकर उसके मजे लिए। उससे कहा कि बेटा एक बात बताओ, ये मोमबत्ती जब तुमने जलाई थी तो ये रोशनी कहां से आई थी, मतलब कहां से लाइट आकर के यहाँ पर जलने लग गई। तो उस बच्चे ने अचानक से उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और बोला कि अंकल जी अब आप बताओ कि ये जो रोशनी थी, जो उजाला था, लाइट थी, ये कहां गई, दिख रही है आपको कहां गई। उस दिन इन्हें समझ में आया कि कभी भी घमंड मत करना, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझना, क्योंकि आपसे बेहतरीन लोग इस दुनिया में हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करते रहना, हर दिन सीखते रहना। और उस दिन ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो ये सारी बातें सिखाई, उन्हीं बातों को सीख करके इन्होंने लाइफ में वापसी की, अपना फिर से बिजनेस शुरू किया। उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। आज हंसता खेलता परिवार है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए मेरे दोस्त, हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी फैमिली को लगता था कि ये लड़का जब बड़ा होकर के जॉब करेगा, करियर के बारे में सोचेगा, तो हमारी फैमिली कंडीशंस बदल जाएंगी, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। उस पूरे परिवार का दारोमदार इसी लड़के पर था। स्कूल में मनीष के नंबर्स अच्छे आते थे, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में आता था। लेकिन जहां कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, वहां इसकी आदतें बिगड़ गईं। इसके दोस्त बदल गए। ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जहां रोजाना नाइट पार्टी होने लगी। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा जहां पर फालतू चीजों में पैसा खर्च होने लगा। घर वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे अपनी लाइफ को लेकर के क्या करना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। घर वालों ने कई बार दोस्तों के जरिए, जो पुराने दोस्त थे, उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो मालूम चला कि मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और जहां ये फेल वर्ड आया, मनीष के ईगो को हर्ट कर गया। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अब ठीक नहीं रहा है। जो लड़का लगातार स्कूल में टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, और वहीं से ये लड़का बंद कमरे में रहने लगा। घर वालों ने कई बार बात करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ का होगा क्या। उसकी लाइफ उसके लिए मानो उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में अब कुछ, उसकी लाइफ उसके लिए उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे सारी बातें याद आती थी कि काश मैंने घर वालों की बात मान ली होती। लड़का धीरे धीरे उदासी की तरफ बढ़ रहा था, डिप्रेशन की तरफ जा रहा था।
तभी मनीष के जो पुराने स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक दिन घर पर कॉल किया और उसके पेरेंट्स से कहा कि मुझे मालूम चला है कि मनीष इन दिनों डिप्रेशन में रहने लगा है। आज शाम में उसे मेरे यहाँ डिनर पर भेजिएगा और कहिएगा कि सर का बर्थडे, आज पार्टी रखी गई है। मनीष को जब मालूम चला, उसके घर वालों ने बताया कि बेटा आज शाम में आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, पुराने स्कूल वाले सर ने तुम्हें याद किया है, उनका बर्थडे है, आज उनके वहां पार्टी है, आज तो कमरे से बाहर निकल जाओ, आज तो उनसे मिल करके आ जाओ। मनीष ना नहीं कर सका क्योंकि वो सर उसके दिल के करीब थे। शाम में तैयार होकर के प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा तो वहां जाकर के देखता है कि वहां कोई पार्टी नहीं थी, सन्नाटा था। प्रिंसिपल सर, सर्दी की शाम थी, अंगीठी में हाथ ताप रहे थे। मनीष से कहा कि आओ बैठो, आज मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन तुम किसी और बहाने से शायद आते भी नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मनीष जब वहां बैठा तो कुछ बातें होने लगी। मनीष हर बात में हाँ कहने लगा, ज्यादा बोल नहीं रहा था। सर को समझ आ गया था कि ये लड़का अब जिंदगी से अलग हो चुका है, इसे लगता है कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रिंसिपल सर ने उस अंगीठी में से एक कोयला उठाया और वो कोयला उठा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही मनीष बोल पड़ा कि सर आपने क्या कर दिया? कोयला अच्छा खासा जल रहा था, आपने बाहर मिट्टी में फेंक करके उसे बुझा दिया, उस कोयले को खराब कर दिया। और जहां मनीष ने कहा वहीं प्रिंसिपल सर ने कहा कि बस एक काम करो, उस कोयले के टुकड़े को उठा करके लाओ और वापस अंगीठी में डाल दो। मनीष गया, वो कोयले का टुकड़ा उठा करके लाया, अंगीठी में डाला। उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे धधक करके जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने अब जो मनीष से कहा वो ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा कि मनीष तुमने समझा क्या हुआ? मनीष ने कहा नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो कोयले का टुकड़ा तुम थे, जो अंगीठी में थे तब जल रहे थे, जैसे ही मिट्टी में गए बुझ गए। फर्स्ट ईयर में जो नए दोस्त बनाए उनके चक्कर में आकर के फेल हो गए, पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब तुम फिर से अंगीठी में आए तो फिर से धधक करके जलने लगे। यानी कि अगर तुम फिर से अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्तों की तरफ जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, तो फिर से तुम्हारे अंदर की जो आग है वो जलने लगेगी और तुम फिर से सक्सेसफुल बनने लगोगे। ये बीच में जो मिट्टी में चले गए थे, इससे वापस आने की जरूरत है। ये अंगीठी का छोटा सा उदाहरण मनीष के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से उसने फिर से पॉजिटिविटी का रास्ता पा लिया। जिंदगी में डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर किसी के दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं। जरूरत है बाउंस बैक करने की, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ने की। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे चलना है जरूर, इसे जलना है जरूर। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक भिखारी की, जो एक बार भीख मांगने के लिए किसान परिवार के पास पहुंचा। उनके घर के बाहर जाकर दरवाजे से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। भिखारी ने झांक करके देखा कि चल क्या रहा है, तो उसे मालूम चला कि अंदर किसान अपने बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसकी वाइफ किचन में थी, खाना पका रही थी। उसे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई कितने खुश हैं, किसान फैमिली कितनी खुश है। वो फिर से आया दरवाजे पर, फिर से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा और जोर से, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। अब की बार किसान की पत्नी ने आवाज सुन ली, वो अंदर से अनाज लेकर के आई, भिखारी को भीख दी, उसके बाद में अंदर चली गई। भिखारी जब वहां से रवाना हुआ तो सोचने लगा कि ये वाकई में खुश है, इसकी जिंदगी में असली खुशियां हैं। इधर भिखारी रवाना हुआ और इधर किसान के बच्चे खेल करके थकार करके बैठ गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे साहूकार के पास जाना है, हमें 500 रुपयों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, साहूकार हमारी मदद कर सकता है, क्या करूं, लेकिन एक बार फिर उससे उधार लेनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द उधार चुकाने की। किसान गया, साहूकार के पास जाकर के रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर आप 500 रुपए दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूं। साहूकार रजिस्टर मेंटेन करने लगा तो किसान ने देखा कि उसमें रकम लिखी हुई थी 2000, 5000, 8000। किसान सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। किसान वहां से 500 रुपए लेकर के रवाना और सोचता गया कि वाकई में असली खुशी तो इसके पास में है। इसके पास में तो 2-2000, 8-8000 के हिसाब हो रहे हैं, कहां मैं 500 रुपए उधार लेकर के अपनी जिंदगी चला रहा हूं। किसान वहां से चला गया। इधर साहूकार को सामान खरीदने के लिए शहर जाना था। साहूकार सामान खरीदने के लिए पहुंचा शहर में। जिस सेठ के यहां से सामान लेता था उसकी दुकान पर गया और जाकर के सामान लेने लगा। तभी सेठ का नौकर आया, आकर के बताने लगा कि मालिक 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारे पास में एक तार आया है फलाना शहर से। थोड़ी देर बाद फिर आया, बताने लगा कि 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ है, हमारे पास तार आया है।
नौकर बार बार आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साहूकार को लग रहा था कि कहां मैं अपने आप को सेठ मान करके बैठा था, असली सेठ तो यहां शहर में है। साहूकार वहां से चला गया और सोचता रह गया कि असली खुशी तो सेठ जी के पास में है, जिनके पास में 2-2 लाख के 1-1 लाख के तार आते हैं फायदे वाले। साहूकार गांव की तरफ निकल चुका था। सेठ जी को शाम में राय बहादुर जी की पार्टी में जाना था। वो गिफ्ट लेने का सोच रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताया कि मालिक, हमें 5 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। शाम में पहुंचे हिम्मत करके, तैयार होकर के राय बहादुर जी की पार्टी में। वहां देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, लाट साहब आए हुए हैं, और वहां इनकी कोई पूछ ही नहीं है। चुपचाप जैसे तैसे जाकर के कोने में बैठ गए, खाना खाया, चुपके से अपना छोटा सा गिफ्ट दे दिया और वापस चले गए। जाते हुए सोच रहे थे कि असली खुशी तो राय बहादुर साहब के पास है। इनके यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लाट साहब आते हैं, असली माहौल तो इनकी जिंदगी में है। कहां मैं अपने आपको सेठ मान करके चल रहा हूं। सेठ जी जा चुके थे। राय बहादुर साहब की पार्टी खत्म हो चुकी थी। दावत खत्म होने के बाद में वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताता है कि मालिक, हमें 10 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। राय बहादुर साहब का माथा ठनक गया। वो सोचने लगे कि क्या जिंदगी है, दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए पार्टी रखनी पड़ती है, लाट साहब को बुलाना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, उनको दावत देनी पड़ती है, ऊपर से घाटा हो जाता है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका सर दर्द बढ़ गया। उन्होंने दवाई लेने के लिए नौकर को नीचे भेजा। नौकर दवाई लेकर के ऊपर आ ही रहा था कि राय बहादुर साहब को खिड़की से एक गाने की आवाज सुनाई देने लगी। नौकर ऊपर आया तो उससे पूछा कि देखना नीचे गाना कौन गा रहा है। नौकर ने बताया कि साहब एक भिखारी है जो कि मदमस्त गाना गाते हुए जा रहा है। राय बहादुर साहब ने कहा कि देख, असली खुशी तो इस भिखारी के पास में है, जो कि कोई फिक्र नहीं कर रहा है, निश्चिंत होकर के अपना गाना गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। ये भिखारी वही भिखारी था जो किसान के घर भीख मांगने सबसे पहले गया था और किसान को खुश मान रहा था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में असली खुशी किसके पास है? उसके पास है जो दिल से अपने आप को खुश नसीब मानता है। जिंदगी में अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, कभी भी आपको खुशी मिलने नहीं वाली, क्योंकि आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस दुनिया में हैं। आपसे ज्यादा खुश लोग आपको इस दुनिया में दिखेंगे, लेकिन आपको उनका दुख नहीं दिखाई देगा। जिंदगी में असली खुशी अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने में है। जिंदगी की असली खुशी जो मिला है उसमें संतोष करने में है। हाँ, ये जरूर है कि आप सपने बड़े देखिए, सपने बड़े देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी जिंदगी से उदास मत होइए। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की जो अनाथ था, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। नौकरी से जब वापस आता था घर पर आकर के खाना बनाता था, खाना खाता था, सो जाता था। बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में चेंज कब आएगा। पूजा करता था रोजाना, भगवान से कहता था कि कुछ तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दीजिए। एक दिन वो घर आया, हाथ मुंह धोकर के खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में पूजा करने लगा। जब पूजा करके वापस आया तो देखता है कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई थी। 4 में से 1 चपाती कम थी। अगले दिन फिर से ऐसा होने ही वाला था कि उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोजाना 1 चपाती लेकर के भाग रहा था। चूहे को जब पकड़ा तो चूहे ने कहा कि मुझे तो छोड़ दो, मेरी किस्मत का तुम क्यों खाना चाह रहे हो, ये तो मेरी किस्मत का है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी खुद की जिंदगी का कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं खुद इतना पैसा कमाता हूं कि सिर्फ 4 चपाती बना पाता हूं, इससे ज्यादा मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस एक काम करो, तुम जाकर के भगवान गौतम बुद्ध से मिल लो। लड़के ने सोचा कि ये भी बात सही है, ये भी करके देख लेते हैं। वो सेठ के पास गया, जाकर के बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। लड़के को छुट्टी मिल गई। उसने यात्रा शुरू की। पहला दिन बड़ा लंबा था। शाम होने को आई, रात होने को आई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहाँ रुकें। तो उसे एक हवेली दिखाई दी। हवेली के वहां गया, दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने उसका स्वागत किया और बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि अरे वाह, आप तो वहां जाना चाह रहे हैं जहां हम बरसों से जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए, लेकिन कल जब आप निकलें तो हमारा एक सवाल लेकर के जाइएगा और उस सवाल का जवाब लेकर के प्लीज वापस आइएगा। लड़के ने कहा कि बताइए आपका क्या सवाल है। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मेरी एक बेटी है 22 साल की जो बोल नहीं सकती। क्या आप भगवान गौतम बुद्ध से बस ये पूछ लेंगे कि ये कब बोलना शुरू करेगी। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। अगले दिन फिर से उसने यात्रा शुरू की।
रास्ता लंबा था। जब जंगल पार किया तो एक बड़ा सा ऊंचा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। उसने पहाड़ पार करने की कोशिश करना शुरू किया, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ऊंचा पहाड़ कैसे पार करेगा। तभी उसे वहां पर एक तपस्या करता हुआ जादूगर दिखा। जादूगर के पास जाकर के उसने प्रणाम किया और बोला कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पहाड़ पार करवा दीजिए। आप तो चमत्कारी होते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जादूगर ने कहा कि भाई तुम जा कहां रहे हो? तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे जाकर के मिलना चाहता हूं। तो जादूगर ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक काम कर देना, उनसे जाकर के बस ये पूछ लेना कि मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर के आऊंगा, अब मुझे पहाड़ पार करा दो। जादूगर के पास में एक जादुई छड़ी थी, उसने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। लड़का मैदानी इलाके में आ गया। जब वो मैदानी इलाके में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक बड़ी सी लंबी सी नदी थी। अब नदी कैसे पार होगी? उसे वहां पर एक कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी कि मुझे आप प्लीज अगर ये नदी पार करा दें। कछुआ मदद के लिए तैयार हो गया। जब कछुए ने इस पार से उस पार छोड़ा तो कछुए ने कहा कि भाई तुम जा कहां रहे हो? तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो उस कछुए ने कहा कि मेरा एक सवाल है, आप भगवान गौतम बुद्ध से जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं यहाँ इस नदी में पिछले 500 सालों से हूं, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझ पर कृपा कब होगी? लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी जरूर लेकर के आऊंगा। लड़का आश्रम पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा है। प्रवचन जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने की परमिशन है। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका खुद का एक सवाल था कि उसकी लाइफ में चेंज कब आएगा। उसके बाद में हवेली की मालकिन का एक सवाल था। उसके बाद जादूगर का सवाल था। उसके बाद कछुए का सवाल था। क्या करे कि उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। उसने बहुत सोचा कि किसका सवाल स्किप करूं, किसके सवाल को छोड़ दूं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो चल रही है जो चल ही रही है, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। सेठ के यहाँ पर नौकरी कर ही रहा हूं। ये जो 3 लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, इनकी जिंदगी में बड़ी समस्याएं हैं, इनको जवाब जरूर से मिलना चाहिए। तो उसने अपने सवाल को त्याग दिया, छोड़ दिया और उन 3 सवालों को पूछा जो कि हवेली की मालकिन ने भेजा था, जादूगर ने भेजा था और कछुए ने भेजा था। हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब देते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि उनकी बेटी तब बोलना शुरू करेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। जादूगर के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि जादूगर तब स्वर्ग में जाएगा जब वो जादुई छड़ी को त्याग देगा। और कछुए के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वो अपने कवच को उतार देगा। लड़का वहां से सारे सवालों के जवाब लेकर के प्रणाम करके वापस आया। कछुए को बताया कि तुम्हें एक कवच उतारना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके कवच में से मोती ही मोती निकले। वो ड्रैगन तो बन गया, लेकिन उसने कहा कि ये मोती तुम रख लो, इनका मैं क्या करूंगा। लड़के को मोती मिल गए। लड़का आगे बढ़ा, उसे जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के बताया कि छड़ी त्याग दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वो छड़ी इस लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। उसके बाद में लड़का हवेली पहुंचा। वहां जाकर के मालकिन को बताया कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। जो मालकिन थी उसने आप देखा ना ताओ मुहूर्त निकलवा करके इन दोनों की, इस लड़के की और खुद की लड़की की शादी करवा दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई वो बोल पड़ी कि अरे आप तो वही हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। इस लड़के ने अपने एक सवाल का त्याग किया और इसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। इसके पास अब मोतियों की वजह से पैसा था, जादूगर की छड़ी थी जिसकी वजह से ताकत थी, और जिंदगी में प्यार था क्योंकि शादी हो गई थी। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जहाज भी जब किनारे पर होता है तो सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए इस किनारे का त्याग करना होगा, लहरों से लड़ना होगा, सरवाइव करना होगा। लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, जिंदगी में आलस्य त्यागो, तभी आप हार्ड वर्क कर पाओगे, स्मार्ट वर्क कर पाओगे, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। बुरी आदतों को त्यागो जिनकी वजह से आप उलझे हुए हो। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी सुनाने से पहले 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, खुद पर डिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, और दूसरी बात, सिर्फ खुद पर ही डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ आप समझेंगे इस छोटी सी कहानी से। एक बार एक गाय घास चरते चरते कब जंगल में चली गई उसे पता नहीं चला। दोपहर हो चुकी थी, शाम होने को आई थी। गाय को ये तो समझ में आ चुका था कि वो रास्ता भटक चुकी है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अब जंगल से बाहर कैसे जाएगी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वाकई में एक शेर वहां उसका पीछा कर रहा था।
गाय को समझ आ चुका था कि अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे सीधे चलते चले जाना है। मेरा जो होना होगा वो हो जाएगा। गाय मन ही मन ऊपर वाले को याद कर रही थी कि मेरी रक्षा कर लेना। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पीछे पीछे धीरे धीरे आराम से शेर आ रहा था। गाय थोड़ा आगे गई तो जंगल के बीचों बीच तालाब था। गाय के पास कोई रास्ता नहीं था। गाय को दिखा कि अब तो मुझे तालाब में जाना ही होगा। गाय तालाब में गई। तालाब में कीचड़ था। थोड़ा अंदर जाने के बाद गाय दलदल में फंस गई। अब शेर ने देखा कि गाय जंगल के तालाब में जा चुकी है, फंस चुकी है, बाहर नहीं आ रही है, तो शेर और आराम से चलने लगा। उसे लगा कि अब क्या है, अब तो मैं आराम से जाऊंगा, शिकार करूंगा, अपने और साथियों को दहाड़ लगा करके बुला लूंगा और आज की शाम हमारी बन गई। शेर अब आराम से चल रहा था। थोड़ी देर तालाब के किनारे बैठा रहा, देखता रहा अपने शिकार को। उसके बाद फिर से चलना शुरू किया। तालाब में अंदर गया तो शेर ने देखा कि वो तो खुद भी थोड़े ही कदम चल पाएगा। शेर थोड़े ही कदम चलने के बाद उस कीचड़ में फंस गया। अब थोड़ी दूरी पर गाय थी और उससे थोड़ी दूरी पर शेर था। शेर चाह करके भी गाय का शिकार नहीं कर पा रहा था और गाय चाह करके भी वहां से बच करके भाग नहीं पा रही थी। बड़ी समस्या थी। शेर ने कहा कि गाय, अब तो तुम इस दुनिया से जाने वाली हो, तुम्हारा शिकार होने वाला है। गाय ने कहा कि शायद आप अति आत्मविश्वास में हैं। आपको लग रहा है कि आप मेरा शिकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी फंसे हुए हैं और मैं भी फंसी हुई हूं। हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों से निकल नहीं सकते, लेकिन मैं यहां से निकल जाऊंगी, इसका मुझे भरोसा है। तो शेर ने कहा कि क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, तुम्हें यहां से निकालेगा कौन? तो गाय ने बताया कि मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। जब वो घर जाएगा और देखेगा कि मैं वहां पर नहीं हूं, तो जंगल में आएगा, मुझे ढूंढेगा, मुझे बुलाएगा और मुझे यहां से निकाल करके ले जाएगा। आपका कौन मालिक है? आप तो खुद ही मालिक हैं। आपको यहां से कोई नहीं बचाने आने वाला। थोड़ी देर में वाकई में, इससे पहले कि अंधेरा होता, एक व्यक्ति आया। वो अपनी गाय को आवाज लगाता हुआ आ रहा था। गाय ने भी आवाज लगाई। वो व्यक्ति तालाब के पास तक आया। उसने देखा कि गाय वहां खड़ी हुई है, तालाब में फंसी हुई है और उससे थोड़ी दूर पर शेर फंसा हुआ है। वो व्यक्ति गया और अपनी गाय को डरते डरते वहां से बाहर निकाल करके ले आया। शेर को तो वो बाहर निकाल भी नहीं सकता था, वरना उसका ही शिकार हो जाता। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। यहाँ पर गाय का मतलब है आप हम्बल रहिए। आपके मन से मतलब है गाय, यानी कि आप जितना हम्बल रहेंगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। शेर से मतलब है अहंकार। आप जितना घमंड में चूर रहेंगे, आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही आप हैं, उतना ही आप पीछे चलते चले जाएंगे। इस दुनिया में घमंड तो राजा रावण का नहीं टिका, आप और हम क्या चीज हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, हम्बल बने रहें, जिंदगी में गुरु हमेशा रखें, क्योंकि गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी उसे नजरअंदाज ना करना जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी धनीराम नाम के सेठ की, जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी खुशियां थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसके घर में बहुत दिनों से किलकारी नहीं गूंजी थी। उन्हें लगता था कि ये सबसे बड़ा संतान सुख है जो उसकी संतान को मिल नहीं रहा था। धनीराम का बेटा था मंगल, जिसकी शादी को कई साल बीत चुके थे। कई वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। वो पिता नहीं बन पा रहा था। एक दिन अचानक से खुशखबरी आई। धनीराम को मालूम चला कि अब वो दादाजी बनने वाला है। बस इसी खुशी में उसने पूरे शहर को भोजन का निमंत्रण दे दिया। शाम में पार्टी थी, पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है। धनीराम गौर से देखता है तो वो उसी शहर का एक और सेठ था, जिसका नाम था रामसुख। रामसुख वहां पहुंचा था, जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन रामसुख को रहने सहने का तरीका नहीं आता था। वो गंदे से कपड़े पहन लेता था, उसका ध्यान भी नहीं रहता था कि कपड़े कहीं से फटे हुए हैं। उस दिन भी रामसुख फटा कुर्ता पहनकर आ गया। धनीराम ने देखा कि ये यहां रहेगा तो हमारी पार्टी की शान बिगड़ जाएगी। धनीराम उसके पास गया और जाकर के बोला कि भैया यहां से चले जाओ, आप बहुत बड़े सेठ हैं, अपने घर के हैं, लेकिन यहां से चले जाइए, आपको निमंत्रण देकर हमने गलती कर ली। तो रामसुख ने कहा कि चक्कर क्या है, क्यों तुम मुझे भेज रहे हो? तो धनीराम ने कहा कि अपने कपड़े तो देखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, कपड़े से तुम पहचाने जाओगे क्या? तुम यहां आकर के हमारी पार्टी खराब करना चाहते हो? रामसुख वहां से चला गया।
अपने घर जाकर के देखता है शीशे में कि वाकई में उसका कुर्ता फटा हुआ था, दाग लगा हुआ था। उसने अलमीरा में से एक शानदार सी मखमल वाली जैकेट निकाली, जैकेट पहन ली, उसके बाद में मोती जड़ी हुई शॉल डाल ली और फिर से उसी दावत में पहुंच गया। वहां जाकर के देखता है तो खाना चालू हो चुका था। भोजन करने लगा और अपनी उस शॉल से खीर डुबो डुबो करके खाने लगा, अपनी जैकेट को सब्जी में डुबोने लगा। धनीराम ने देखा कि कोई पागलों की तरह खाना खा रहा है, दौड़ करके आया और देखता है कि वही रामसुख वहां भोजन कर रहा था। अब की बार धनीराम को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम यहाँ आकर के क्या साबित करना चाहते हो? क्यों मुझे और मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो? क्यों हमारी शान को बिगाड़ना चाहते हो? हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हो। रामसुख ने कहा कि भाई नाराज मत हो, आप ही ने तो कहा था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। मैं कपड़ों से पहचाना जाऊंगा, तो इसीलिए मैं घर गया, अच्छे कपड़े पहने, शानदार कपड़े पहने और अब उन्हीं कपड़ों को भोजन करा रहा हूं, क्योंकि निमंत्रण तो मुझे मिला ही था। धनीराम को जब रामसुख ने कहा तो धनीराम का मुंह छोटा सा हो गया। उसे समझ में आ गया कि रामसुख क्या समझाना चाहता था। हमारी जिंदगी में भी हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार इनका हमारी जिंदगी में क्या लेना देना। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनकी कद्र कीजिए और याद रखिए, इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है, सूरत से नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीखें बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गांव में रहने वाले लड़के की, जिसके परिवार में ज्यादा पैसा नहीं था, जिसे खुद सामान बेच करके पैसा कमाना होता था और उसी पैसे से अपने स्कूल की फीस देता था। एक दिन सामान बेचने के लिए निकला हुआ था। गर्मी की दोपहरी थी, जोर की भूख लगी थी। इसने सोचा कि अब जिस भी घर में जाएगा वहां सामान के बदले पैसा नहीं लेगा, बल्कि खाना मांग लेगा ताकि भूख मिट सके। घर का दरवाजा नॉक किया। अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके अचानक से सक पका गया और हड़बड़ाहट में बोल बैठा कि एक गिलास पानी मिलेगा। लड़की ने कहा जरूर। वो अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि ये लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, हो सकता है इसे भूख लगी हो, खाना नहीं मिला हो कई दिन से। इसकी हालत देख करके लग रहा है कि ये बहुत ही गरीबी के दिन जी रहा है। वो लड़की अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई। इस लड़के को कहा कि लीजिए आपके लिए। लड़के ने देखा कि दूध है, कुछ नहीं बोला, चुपचाप पी गया। उसके बाद में बोला कि आपको कितने रुपये दूं? तो लड़की ने कहा कि रुपये क्यों, मैंने आपकी मदद की, आपको शायद भूख लगी थी। मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर किसी की मदद करें तो उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। इस लड़के ने फिर भी थैंक यू कहा और वहां से चला गया। थैंक यू कहने के बाद में जब वहां से जा रहा था तो सोच रहा था कि यार दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। इस बात को कई साल बीत गए। लड़के ने बड़ी अच्छी पढ़ाई की और एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर बन गया। बड़े शहर में जाकर के बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगा। ये लड़की जब बड़ी हुई तो इसे दिक्कतें आने लगी। इसकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी परेशानी आई और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसकी तबीयत खराब रहने लगी। इसे गांव से शहर के उसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां वो लड़का डॉक्टर बन चुका था। इस लड़की की जान पर बनाई थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी। उस लड़के के पास में पेशेंट की रिपोर्ट आई। उसने पढ़ना शुरू किया। उसे मालूम चला कि ये तो वही गांव है। उसने लड़की का नाम पढ़ा। उसे सब कुछ याद आ गया कि ये तो वही है जिसने मेरी मदद की थी। इस लड़के ने, जो कि डॉक्टर बन चुका था, जिसका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड कैली, इसने पूरी कोशिश की, मेहनत की, जी जान लगा दी उस लड़की की जान बचाने में। सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लिए और फाइनली उस लड़की की जान बचा ली गई। हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी हालत स्थिर थी। उसके पास में बिल जाने वाला था। बिल पहुंचाने से पहले डॉक्टर ने उस बिल के लिफाफे के ऊपर एक नोट चिपका दिया। वो बिल जब उस लड़की तक पहुंचा तो वो घबरा गई। उसे लगा कि अब यहां पैसा कौन देगा, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है, मेरे पास में पैसा नहीं है। उसके हाथ में वो लिफाफा आया। लिफाफे के ऊपर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आपके बिल का पेमेंट कर दिया गया है, एक गिलास दूध के द्वारा बहुत सालों पहले। तभी वो डॉक्टर साहब वहां पर आ गए। डॉक्टर हार्वर्ड कैली ने आकर के कहा कि आप ही हैं जिसने मेरी जिंदगी उस दिन बचाई थी और आज बस मैंने आपके उसी काम का एहसान चुकाया है। आपका दिल से धन्यवाद। आप खुश रहें, यही मैं चाहता हूं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। कर्मा को समझाने वाली सबसे अच्छी कहानी है। जो आपने कर्म किए हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपने बस एक ही काम करना है, अपने काम अच्छे रखने हैं। रिजल्ट अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। अगर आज अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कल का इंतजार कीजिए, आने वाला कल और ज्यादा खूबसूरत होगा।
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि ये सृष्टि, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो बताते हैं कि वो अपने होम टाउन से दूर जाकर किसी बड़े शहर में जॉब किया करते थे। जब कभी होम टाउन जाना होता था तो अपने दोस्त यारों के साथ में लस्सी की दुकान पर रीयूनियन रखते थे। वहां आकर के सारे दोस्त मिलते थे। गर्मी की छुट्टियां थी, अपने घर गए हुए थे। सारे दोस्तों को कॉल किया और कहा कि लस्सी पीने आ जाना। सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए। गर्मी की दोपहरी में बाहर लस्सी वाले ने छांव कर रखी थी, नीचे कुर्सियां लगा रखी थी। सारे दोस्त जाकर के कुर्सियों पर बैठ गए, ऑर्डर कर दिया और लस्सी का इंतजार करने लगे। तभी अचानक से एक बूढ़ी अम्मा आकर के खड़ी हो गई और इनके सामने आकर के कहने लगी कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। ये कहते हैं कि अगर शायद कोई और होता तो मैं भीख नहीं देता, मैं कभी भी भिखारियों को भीख नहीं देता हूं। लेकिन उस दिन उस चेहरे के सामने नजर रुक गई। ऐसा लगा कि ये मुझसे ही मिलने के लिए आई हैं। 75-80 साल की अम्मा रही होंगी, आंखें धसी हुई, कमर झुकी हुई। मालूम नहीं क्यों अपने आप हाथ वॉलेट की तरफ चले गए। सिक्के निकाल करके देने ही वाला था कि मैंने फिर से वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैसे नहीं दिए। जी हाँ, मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने उन अम्मा से कहा कि अम्मा, क्या आप लस्सी पियोगे? जैसे ही मैंने कहा, मेरे सारे दोस्त मुझे देखने लगे। उनको लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया है। मतलब कहाँ 2-5 रुपए में बात खत्म हो जाती, मैं 30 रुपए की लस्सी अम्मा को पिलाने के लिए तैयार हो गया था। मेरे दोस्तों को लग रहा था कि आज ही मैं सबसे ज्यादा गरीब बन जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि अम्मा, क्या आप लस्सी पियोगी? अम्मा के चेहरे पर मालूम नहीं कहां से एक हल्की सी मुस्कान आई और मुझे लगा कि ये दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैंने तुरंत आवाज दी कि भैया एक लस्सी और देना। लस्सी का ऑर्डर दे चुका था, तभी अम्मा फिर से पलटकर मेरे पास आई। अपनी झोली में से कुछ सिक्के निकाले और कहने लगी कि बेटा, ये 5-7 रुपए हैं। आप लस्सी का जब पेमेंट करो, जब आप पैसे दो, तो उसमें ये भी मिला लेना। अम्मा ने जब वो कहा तो मैं सुन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपको प्रणाम, आप प्लीज जाकर के बैठिए, आपको घबराने की बात नहीं है, मैं सारे पैसे दे दूंगा। लस्सी का ऑर्डर दे चुका था, लस्सी के ग्लास आए, सारे लोग लस्सी पीने लगे। जो लस्सी की दुकान में काम करने वाला लड़का था वो एक गिलास ले जाकर के वहां अम्मा को दे दिया। अम्मा दूर जाकर के नीचे बैठ गई। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे और अम्मा नीचे बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुर्सी मुझे काट रही है, मुझे यहां नहीं बैठना चाहिए। मैं चुपचाप वहां से उठा और जाकर के अम्मा के पास में बैठ गया। सारे दोस्त मुझे देखने लगे, घूरने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। लस्सी पिलाने तक तो ठीक था, अब तो मैंने अति कर दी है। तभी दुकान वाले ने आवाज दी और कहा कि भाई साहब, आप उठिए, अम्मा को भी खड़ा कीजिए, आपके लिए 2 कुर्सियां भिजवा रहा हूं। दुकान वाला खुद, एक लड़का कुर्सी लेकर के आया, दुकान वाला खुद कुर्सी लेकर के आया, मुझे और अम्मा को कुर्सी पर बैठाया। और उसके बाद में दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब, ग्राहक तो मेरी दुकान पर रोजाना आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, क्योंकि ज्ञान तो हर किसी के पास पहले से है। जिंदगी में मदद करते चलिए, क्योंकि कई दफा हमें खुद मालूम नहीं होता कि ऊपर वाला कब हमें किसी का ऊपर वाला बनाकर उनकी जिंदगी में भेज देता है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, मेहनत के साथ, हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां अगर किसी दुकान में बिकती तो आज दुनिया में हर इंसान खुश होता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। लेकिन खुशियां किसी दुकान में नहीं बिकती हैं, खुशियां आपके अंदर होती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सेठ था जिसके यहाँ पर एक नौकर काम किया करता था, और एक दिन नौकर ने अचानक से छुट्टी कर ली। 2-3 दिन के बाद में नौकर वापस आया। नौकर को देख करके सेठ को लगा कि यार क्या चक्कर है, बिना बताए छुट्टी पर चला गया, वापस आया तो बात नहीं कर रहा है। सेठ को लगा कि शायद नौकर परेशान है, शायद नौकर बता नहीं रहा है, लेकिन उसे पैसे कम मिल रहे हैं, इस चक्कर में उसका मन यहां नहीं लग रहा है। सेठ ने नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करते हैं, आपकी तनख्वाह मैं आज से बढ़ा रहा हूं और अगले महीने की 1 तारीख को आपको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। नौकर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया। सेठ को बड़ा अजीब लगा कि अजीब सा नौकर है। अगले महीने की 1 तारीख आई, उसको बढ़े हुए पैसे मिले, लेकिन नौकर ने बढ़ी हुई तनख्वाह पर कुछ नहीं कहा, वो अपना काम करता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
एक दिन फिर से अचानक से नौकर ने छुट्टी कर ली। 2-3 दिन के बाद में फिर से नौकर आया। अब की बार सेठ को गुस्सा आ रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इस नौकर ने बिना बताए फिर से छुट्टी कर ली, जबकि मैंने इसके पैसे बढ़ा दिए, तब भी इससे संतोष नहीं हो रहा है। अब की बार सेठ को ज्यादा गुस्सा था। उसने नौकर को बुलाया और कहा कि अगले महीने की 1 तारीख को आपको वही पैसे मिलेंगे जो आपको पहले मिला करते थे। मैं आपकी बढ़ी हुई तनख्वाह काट रहा हूं। नौकर ने एक बार फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि अजीब सा नौकर है। अगले महीने की 1 तारीख थी, नौकर चुप रहा, चुपचाप जो पैसे बनते थे वो ले लिए और अपने घर चला गया। अगले दिन जब वापस दुकान पर आया तो सेठ जी ने नौकर को बुलाया और पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे बढ़ाए, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पैसे घटा दिए, वापस वही कर दी तनख्वाह, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, चक्कर क्या है? तो नौकर ने बताना शुरू किया। नौकर ने कहा कि सेठ जी, जब मैं पहली बार 2-3 दिन छुट्टी पर गया था, वापस आया था और आपने मेरे पैसे बढ़ा दिए थे, तब मैंने छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ था। मेरे घर में नन्हा मेहमान आया था। जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई तो मुझे लगा कि वो बच्चा अपने हिस्से का लेकर के आया है। दूसरी बार जब मैं छुट्टी पर गया, 2-3 दिन के बाद वापस आया, आपने मेरी तनख्वाह काट ली, पैसे कम कर दिए, तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त आपने मेरी तनख्वाह घटा दी। तब मुझे लगा कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं और अपने साथ अपना हिस्सा भी लेकर के चली गई हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो उस नौकर को गले लगा लिया और उसकी तनख्वाह फिर से बढ़ा दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। नौकर की जिंदगी में जब खुशियां आई तब भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। नौकर की जिंदगी में जब गम आया तब भी उसने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि जो मिला उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद मान करके स्वीकार लिया। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि मैं कभी भी उदास नहीं होऊंगा। इस लाइफ में खुशियां, गम हर किसी के हिस्से हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। कई बार समस्या बड़ी छोटी होती है लेकिन हम उसे दिल से लगा लेते हैं, हम उसे गले लगा लेते हैं और बस उसी में डूबे रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कई बार खुशियां टेम्पररी होती हैं लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आने वाले कल की तैयारी नहीं करते और जब आने वाला कल आता है तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा बैलेंस बना करके चलिए और ये मान करके चलिए कि सब कुछ टेम्पररी है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, बड़ी जल्दी कट जाता है। इसीलिए जब ज्यादा खुशियां आए तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए और कभी गम आ जाए तो ऊपर वाले से माफी मांग लीजिए। आपकी लाइफ में वो गम चला जाएगा। आरजे कार्तिक बस ये कहेगा, जिंदगी के हर पल में मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो गांव में रहा करता था, जिनके बच्चे के बड़े बड़े सपने थे। इस परिवार में जो बच्चा था वो बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, कोचिंग करना चाहता था, IIT में जाकर के पढ़ना चाहता था। इस परिवार के पास में इतना पैसा नहीं था। उस बच्चे ने जिद की, मम्मी पापा से कहा कि पापा एक बार मौका दीजिए, मुझे शहर जाने दीजिए, वहां पर कोई भी पार्ट टाइम जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसी पैसे से अपनी फीस भर दूंगा, आप पर कोई लोड नहीं आएगा, बस मुझे मौका दीजिए। मम्मी पापा इसकी जिद के आगे हार गए, इसे शहर भेज दिया। यहाँ आकर के ये एक बास्केटबॉल कोर्ट में साफ सफाई का काम करने लगा। वहां से जो पैसे मिलते थे उससे फीस भरता था, IIT की कोचिंग कर रहा था। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का। हर शाम में बास्केटबॉल कोर्ट में जाता, वहां जाकर के देखता कि अमीर परिवार के बच्चे आते थे, वो आकर के बास्केटबॉल खेलते थे। कई बार इसका मन होता था, सपने तो देखता ही था, इसका मन होता था कि बास्केटबॉल खेलूं। एक बार इसने वहां जो बच्चे खेल रहे थे उनसे कहा कि भैया अगर आप एक बार मौका दें तो मैं भी खेलना चाहूंगा। उन्होंने इसकी हंसी उड़ा दी और इसे डांट करके भगा दिया। एक दिन ये रोजाना की तरह वहां साफ सफाई करने के लिए पहुंचा हुआ था, पत्ते उठा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तभी इसने देखा कि वहां पर वो बच्चे तो खेल ही रहे थे, एक कन्या भी आकर के बैठी हुई थी, एक लड़की वहां पर आई हुई थी। जो लड़के खेल रहे थे उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड थी। उन लड़कों ने देखा कि ये साफ सफाई वाला लड़का आज फिर से आया है। उन्होंने इसको बुलाया और उनमें से एक, जिसकी की वो गर्लफ्रेंड थी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए टशन दिखाते हुए इस लड़के को डांटना शुरू किया कि ढंग से सफाई करो। और सुनो, एक काम करते हैं, तुम रोज कहते हैं ना बास्केटबॉल खेलनी है, आ जाओ तुम बास्केट करके दिखा दो। इस लड़के को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मतलब जो रोज भगा देते हैं, खेलने नहीं देते, आज वो खुद खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये लड़का कोर्ट में पहुंचा और इसने कहा कि ठीक है भैया, मैं कोशिश करके देखता हूं। मैंने आज तक तो खेला नहीं, मुझे पता नहीं, बस आपको खेलते हुए देखता था, उसी से शायद कुछ बात बन जाए। इस लड़के ने
बास्केट करने की कोशिश की, लेकिन बॉल कभी इधर जाती कभी उधर जाती, निशाने पर नहीं जा रही थी। वो सारे लड़के हंसी उड़ाने लगे। इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरा तो मजाक बन रहा है। ये फिर से उन बच्चों के पास गया, जाकर के बोला कि भैया एक मौका दीजिए, बस मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, आप जो बोलेंगे जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाऊंगा। उन लड़कों को लगा कि अब तो चैलेंज दे रहा है, मतलब ये साफ सफाई करने वाला लड़का हमें चैलेंज दे रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो आधा घंटा ले, उसके बाद में हम जहां से बोलेंगे वहां से बास्केट करके दिखाना। इस लड़के ने कहा कि ठीक है भैया। ये आधे घंटे के टाइम में फटाफट से उस बास्केटबॉल कोर्ट का जो ऑफिस था वहां पहुंचा, इंच टेप लेकर के आया। इसने जहां खड़ा था वहां से उस पोल की डिस्टेंस मेजर की, उसके बाद में जो पोल था जहां पर वो बास्केट लगी थी उसकी डिस्टेंस मेजर की। आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था, फॉर्मूलाज लगाना शुरू किया। इसे समझ में आ गया कि कौन सा एंगल रखना है, कौन सा एंगल पर निशाना साधना है। उसके बाद में आधा घंटा खत्म हुआ, इसने उन बच्चों से जाकर के कहा कि अब बताइए कहां से बास्केट करनी है। और उसके बाद में तो जहां से बच्चे बोल रहे थे वहां से बास्केट कर रहा था, मतलब क्या हाफ कोर्ट, जहां से उन्होंने बोला वहां से इसने बास्केट करके दिखा दी। इसने अपना दिमाग लगाया, खुद को कमजोर नहीं समझा और उन अमीर बच्चों के सामने साबित कर दिया कि ताकत, काबिलियत हर किसी में होती है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, आपके पास में भी टैलेंट है, आपके पास में भी क्षमता है जिंदगी में आगे बढ़ने की। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो एक बार अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा कि आप किस में अच्छे हैं। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप कमाल कर जाएंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर ट्यूसडे हर थर्सडे गाना पर सुनिए एक नई कहानी। और हाँ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया आरजे कार्तिक नाम से। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसको क्या मिला उसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने राज्य में बड़ा खुश था, जिसको लगता था कि उसके पास में खुशहाल प्रजा है, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा सा राज्य है। उसे लगता था कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है। एक दिन अपने महल का दौरा कर रहा था, उसने देखा कि एक नौकर जो कि दीवार की साफ सफाई कर रहा था वो उससे ज्यादा खुश था। वो गाना गुनगुना रहा था, मजे में अपना काम कर रहा था। राजा को यही बात बुरी लग गई। वो अपने महल में वापस गया, अपने कक्ष में गया, जाकर के उदास होकर के बैठ गया। रानी ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं? तो राजा ने बताया कि एक नौकर जो कि छोटा सा काम कर रहा है उसे क्या पैसे मिलते होंगे, इतनी कम तनख्वाह में खुश है। मैं राजा होकर के कई बार चिंताएं ले लेता हूँ, कई बार मुझे चिंता होती है कि राज्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आस पड़ोस के राजाओं की चिंता ले लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना खुश कैसे हो सकता है। तो रानी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसे बस 99 के फेर में पढ़ने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। राजा ने कहा कि 99 का फेर क्या है? तो रानी ने कहा कि एक काम करते हैं, आज रात में आप किसी को उस नौकर के घर के बाहर भेजिएगा और उसके दरवाजे के बाहर एक पोटली रखवा दीजिएगा। उस पोटली में 99 सोने के सिक्के रखवा दीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जो कह रही हो ये करके देख लेते हैं। राजा ने वही किया। उस नौकर के घर के बाहर दरवाजे पर एक पोटली रखी गई जिसमें 99 सोने के सिक्के थे। नौकर जब अगली सुबह जगा, उसकी वाइफ जब घर की साफ सफाई कर रही थी, उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक पोटली घर के बाहर रखी है। वो पोटली अंदर लेकर के आई, नौकर को जगाया कि हमारे घर के बाहर कोई पोटली रख करके गया है। नौकर ने वो पोटली खोली तो हैरान हो गया, उसमें सोने के सिक्के थे। वो गिनने लगाए, 1 2 3 95 96 97 98 99, एक सिक्का कम था। नौकर अंदर तक हिल गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि रखने वाला 100 सोने के सिक्कों की पोटली रख के गया होगा, 99 का कौन सा हिसाब है? तो वो फटाफट से घर से भागा और अपने घर के आसपास जितने रास्ते थे सारे छान मारे। वो रास्ते ढूंढता चला गया कि कहीं कोई सिक्का दिख जाए, कहीं कोई सिक्का दिख जाए, लेकिन कोई भी सोने का सिक्का नहीं दिखा। उस पूरे दिन उसने अपने शहर के सारे रास्ते छान लिए, लेकिन वो सोने का सिक्का नहीं मिला। अगले दिन नौकरी पर वापस गया तो वहां उसको डांट पड़ी कि बिना बताए आपने छुट्टी कर ली। पूरे दिन उदास रहा। अगले 5-7 दिन तक उदासी से काम करता रहता था। राजा एक दिन फिर से घूमने के लिए निकले, अपने महल का दौरा कर रहे थे तो देखा कि वो नौकर बड़ी उदासी के साथ काम कर रहा है। अपनी वाइफ के पास गए और जाकर के बोलते हैं रानी को कि देखो, मैंने आज फिर से उस नौकर को देखा, आज वाकई में वो उदास था, ये हुआ क्या? तो रानी ने कहा कि अब वो उदास ही रहा करेगा,
आप उसको एक और सोने का सिक्का पहुंचा देना, ताकि उसकी वो जो लालसा है, वो जो चाहत है, वो मिट जाए। वो नहीं तो 99 के फेर में पड़ा पड़ा बर्बाद हो जाएगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब भी 99 के फेर में हैं। हमारे पास में काफी कुछ है जिसे हम एंजॉय नहीं करते, जिसके बारे में हम खुश नहीं होते। हम सब उस एक सोने के सिक्के के पीछे पड़े होते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां पहले से हैं। जो मिला है उसमें संतुष्ट होइए और आने वाले कल के लिए तैयारी कीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन जो आज में है, जो आज की खुशियां हैं, उन्हें भी जीना शुरू कीजिए। इसीलिए आरजे कार्तिक कहता है, आज में खुश रहें, कल की तैयारी करें और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरा संभल कर चलें, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसके दरबार में जो भी जाता था वो खुश होकर के वापस आता था। उसकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी। बाकी आसपास के राज्यों के राजा भी इस राजा से सीखने के लिए आते थे कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपके पास में वो कौन सी शास्त्र विद्या है जो आप इस्तेमाल में लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दुखी से दुखी आदमी आपके पास आता है तो खुश होकर के जाता है। आसपास के राजाओं को लगता था कि इस बंदे की कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मुलाकात होगी जो दुखी था और दुखी ही रहेगा। और एक दिन ये बात सच हो गई। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ में भ्रमण पर निकला हुआ था। अपने राज्य में जो भी उससे मिल रहा था उसको कुछ न कुछ दे रहा था, शर्फी दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था, पैसा दे रहा था। राजा एक बार फिर से अपना दरबार राज्य के बीचों बीच लगा चुका था। तभी राजा की नजर पड़ी एक भिखारी पर, एक दुखी इंसान पर। उसको लगा कि उसके राज्य में ये सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है, ये छूट कैसे गया, इसका उद्धार कैसे नहीं हुआ। उसने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उस भिखारी को बुला करके लाओ। वो भिखारी आया और जैसे ही राजा के पास आया, राजा ने उससे उसका हाल पूछा और उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। अब राजा के मन में चलने लगा कि जब मैंने इसे एक सोने का सिक्का दे ही दिया है तो इसकी जिंदगी में अब कुछ न कुछ तो बदल जाएगा। ये भिखारी अगर इस सोने के सिक्के का सही इस्तेमाल कर लेगा, कोई व्यापार शुरू कर देगा तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। राजा ने यही सोच करके उस सोने का सिक्का भिखारी को दे दिया। भिखारी बड़ा खुश हुआ, उसने जिंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा था। भिखारी खुशी के मारे झूमता हुआ, नाचता हुआ जा रहा था। राजा ये सब देख रहा था। भिखारी फिर से जाकर के वहीं बैठ गया जहां बैठा हुआ था, नाली के पास। उस सिक्के को उछालने लगा और उस सिक्का गलती से नाली में गिर गया। अब वो भिखारी उस सिक्के को ढूंढने लगा। उसने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो सिक्का नहीं मिला। राजा ये सब देख रहा था और राजा को लग रहा था कि ये सबसे बुरा हुआ। उस भिखारी की मदद करने का मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया था, मैंने उसकी मदद भी की, लेकिन उसकी गलती से सोने का सिक्का गुम हो गया। फिर राजा को लगा कि क्यों ना इसकी एक बार फिर से मदद की जाए। सैनिकों को भेजा और फिर से उसे बुलाया और भिखारी को एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुशी से नाचता हुआ, झूमता हुआ गया, खुश होकर के गया और वहां नाली के पास जाकर के बैठा और फिर से वो वाला सोने का सिक्का जो गिर गया था उसे ढूंढने लगा। राजा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि कितना गरीब इंसान मेरे राज्य में है जिसकी मैंने आज तक मदद नहीं की। आज मौका मिला है और देखिए उसकी हालत कि वो एक सिक्का अपने पास रख रहा है और दूसरे सिक्के को नाली में ढूंढ रहा है। शायद उसे 2 सिक्कों की जरूरत है। फिर से सैनिकों को भेजा, फिर से भिखारी को बुलाया, एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर से खुश हुआ, खुशी से नाचता हुआ वहीं जाकर के बैठ गया और फिर से नाली में जो सिक्का सबसे पहले गिरा था उसे ढूंढने लग गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ये भिखारी कर क्या रहा है। एक बार फिर से सैनिकों को भेज करके उसे बुलाया और उससे कहा कि आप चाहते क्या हैं। मुझे लगा था कि आपको 2 सोने के सिक्कों की जरूरत है, मैंने आपको 3 सोने के सिक्के दिए, एक नाली में गिर गया, फिर भी आपके पास 2 बाकी हैं, आप इससे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। भिखारी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो वही वाला सोने का सिक्का चाहिए जो नाली में गिर गया था। छोटी सी कहानी, आपकी और हमारी कहानी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे सोने के सिक्के ऊपर वाले ने दिए हैं, लेकिन हम उसी सोने के सिक्के के चक्कर में पड़े हैं जो कि नाली में गिर गया था। हम अपने उसी पास्ट में उलझे हुए हैं, आज भी उन्हीं बातों को लेकर के बैठे हुए हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो बातें होकर के खत्म हो चुकी हैं। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहेंगे तो आज वर्तमान में जो खुशियां हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको खुशी मिली है, उसको कभी जी नहीं पाएंगे।
जिंदगी में असली खुशी वही है जो आज में है। आज की खुशियों को चेरिश करना शुरू कीजिए, उनके साथ जीना शुरू कीजिए। आने वाला कल खुशियों से भरा होगा। नाली में गिरे उस सिक्के को भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों की बरसात ऊपर वाला आपकी लाइफ में करने वाला है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर महिला की जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करती थी, रेगुलर जाया करती थी सेशंस के लिए। जब भी सेशन होता था उसके बाद में जब बाहर निकलती थी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, लेकिन हफ्ते 10 दिन में फिर से उनको लगता था, तनाव महसूस होता था, फिर से वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी। एक दिन वो अपना सेशन खत्म करके जाने ही वाली थी कि उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि सर एक बात बताइए, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी अमीर हूं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? फिर भी मुझे 10 दिन में 8 दिन में आपके पास सेशन के लिए क्यों आना पड़ता है? तो जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने कहा कि मैम आप फिर से बैठिए, आधे घंटे का वक्त और लगेगा। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाऊंगा, और ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाने के लिए मैं बुलाता हूं किसी को। साइकियाट्रिस्ट ने आवाज लगाई, उनके घर में जो काम करने वाली अम्मा थी वो आई और आकर के नमस्ते करने लगी। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि मैम अब आप कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी अम्मा की होगी। अम्मा से कहा कि अम्मा बैठिए। अम्मा ने चेयर ली, वो बैठ गई और साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अम्मा बताइए, इन मैम को बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ था और आज आप यहां तक कैसे पहुंची। अम्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अम्मा ने कहा कि मैम मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हुआ है। मेरा पति शराब पी करके घर आता था, मारपीट करता था। उसको कई बार समझाने की, उसकी शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक दिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बीमार पड़ गए। उनका इलाज चला, उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने घर घर जाकर के काम करना शुरू किया, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद मेरे परिवार में मेरा एक बच्चा था जिसको पढ़ाने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। अलग अलग जगह जाकर के काम करती थी, रेस्टोरेंट्स में जाती थी, ढाबों में जाती थी, घर में जाकर के साफ सफाई के काम करती थी। उसके लिए भी मैंने पूरी कोशिश की, उसका पूरा साथ देने की। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। उसके भी चले जाने के बाद मैं दुनिया में अकेली पड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी लाइफ का क्या मकसद है, मेरे होने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मुझे जीने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने काम करना जारी रखा, अलग अलग घर जाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, साफ सफाई करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में हो क्या रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपने घर की तरफ आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा चला आ रहा है। भीगती हुई बारिश में ठिठुरता हुआ बच्चा मेरे साथ साथ मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। मैं अंदर चली गई, लेकिन वो बच्चा वहीं दरवाजे पर बैठा रहा। मैंने देखा कि उसे भूख लगी है। दूध गर्म करके उसके सामने मैंने रख दिया। वो बच्चा फटाफट से सारा दूध चट कर गया। ये देख करके पता नहीं क्यों अचानक से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, और जैसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आई मुझे याद आया कि मैं कई सालों में पहली बार हंसी थी। मुझे ये लगा कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने पर मैं इतना मुस्कुरा सकती हूँ, इतना खुश हो सकती हूँ, तो अगर मैं इंसानों की मदद करना शुरू करूंगी तो मेरी जिंदगी का मतलब बदल जाएगा, मेरे होने का मतलब बदल जाएगा। उस दिन से मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार एक व्यक्ति बीमार था, उनके लिए दवाई लेकर के आ गई। एक बार एक भाई साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उनके लिए खाना बना करके वहां तक पहुंचा दिया। छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं उनके लिए मैं बिस्किट का पैकेट खरीदती हूँ, उन तक पहुंचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, उन भूखों को खाना खिलाती हूँ। कई बार मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मेरे पास जितना बन पाता है 100 रुपए 200 रुपए उन तक पहुंचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साहब के यहाँ जब से काम कर रही हूँ तब से तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। साइकियाट्रिस्ट ने जब ये पूरी कहानी अम्मा ने सुना ली, उसके बाद में उन अमीर महिला से कहा कि मैम शायद अब आप समझी होंगी जीने का मतलब क्या है, असली खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है जब आप किसी की मदद करेंगे, और आपको जो सुकून मिलेगा उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कभी भी आपको पैसे से भी नहीं मिल सकती। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान सभी के पास है। अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक।
ये कहानी है अकबर और बीरबल की। आपने बड़े सारे उनके किस्से सुने होंगे, लेकिन ये वाला मजेदार है। एक बार बादशाह अकबर को लगा कि क्यों ना बेगम के लिए सेब काटा जाए, तो उन्होंने चाकू मंगवाया, एप्पल मंगवाया। अब उनको चाकू चलाने की आदत तो थी नहीं, कभी उन्होंने कोई सब्जी नहीं काटी थी, फल नहीं काटा था। वो जब सेब काट रहे थे, अचानक से उनके अंगूठे में चोट लग गई, खून निकलने लगा। तो बड़ी जोर से चिल्लाए और फटाफट से वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां मंगवाई गईं। लेकिन इस सब के बीच में जब वो चिल्ला रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, जब वो दर्द में थे, उनके ठीक पास में बीरबल खड़ा हुआ था, क्योंकि जहां अकबर होते थे वहां बीरबल होता था। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह आप इतना क्यों दर्द में हैं? याद रखो, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये क्या मूर्खता है, यहां मुझे चोट लगी है और तुम अपना ज्ञान देने से पीछे नहीं रह रहे। तुम यहां भी अपना ज्ञान दे रहे हो, यहां भी तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीरबल को कारागार में डालने के लिए कह दिया। सैनिकों से कहा कि इनको ले जाकर के कारागार में डाल दो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी। जब मैं दर्द में हूं तो ये मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को कई महीने बीत गए। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने गए। शिकार का पीछा करते करते कब वो सैनिकों से बिछड़ गए, उन्हें खुद समझ नहीं आया। वो शिकार करते करते जंगल में अकेले चले जा रहे थे, तभी उन्हें वहां कबीले वालों ने पकड़ लिया। और जब कबीले वालों ने पकड़ लिया तो उन्होंने बताया कि मैं बादशाह हूं, जहां पनाह हूं। तो उन्होंने कहा कि होंगे अपने घर के, यहां पर आपको जहां पनाह नहीं है, यहां हमारा हुक्म चलता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जब ये वहां पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि कबीले वालों ने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रखी थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है, जहां पनाह की बलि दी जाएगी। ये बोलते रहे लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। जब बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी तब कबीले वालों में से एक ने देखा कि इनके अंगूठे में चोट लगी हुई थी। तो उसने अपने बाकी साथियों से कहा कि ये तो खंडित है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसको तो पहले से चोट लगी हुई है। कबीले वालों ने बादशाह अकबर को वहां से रवाना कर दिया, वहां से छोड़ दिया। जब ये वापस अपने राजमहल की तरफ आ रहे थे तो सोच रहे थे कि बीरबल ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये अगर चोट नहीं लगी होती तो मेरी यहां पर बलि चढ़ जाती। लेकिन इनके दिमाग में अब दूसरी बात चलने लगी कि चलो मेरे साथ में तो ये हुआ, मेरे साथ में तो अच्छा हुआ, लेकिन बीरबल के साथ क्या हुआ, उसको तो मैंने वहां कारागार में डाला हुआ है। महल में पहुंचे, फटाफट से कारागार में गए, जाकर के बीरबल को सारी कहानी सुनाई कि भाई ये मेरे साथ में हुआ, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ में अच्छा क्या हुआ, तुम्हें तो मैंने जेल में डाल रखा है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पनाह, मेरे साथ तो सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि जहां आप जाते हैं वहां मैं आपके साथ जाता हूं। अगर आपकी बलि नहीं चढ़ाई होती, आप खंडित थे, तो बलि किसकी चढ़ती? आपके अपने बीरबल की। आपने तो मेरी जान बचा ली जहां पनाह, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त शायद हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ सालों के बाद में अगर हम फिर से पीछे देखें तो हमें लगता है कि ठीक ही हुआ था। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वक्त बड़ी जल्दी कट जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज सुनाता हूं आपको वक्त पर एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की, एक ऐसा राजा जिसने हर युद्ध में जीत हासिल की थी। छोटे छोटे राज्यों को हरा करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था, अपने राज्य को बड़ा करता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अपने राज्य में डेवलपमेंट नहीं करवाता था, वहां भी विकास के काम करवाता था। राजा को प्रजा बड़ा पसंद करती थी। इसी बात से राजा को थोड़ा घमंड आ गया। उसको लगा कि अब तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, अब तो मैं हर युद्ध में जीत हासिल करूंगा। एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकला हुआ था, तभी उसे एक बाबा जी दिखाई दिए। बाबा जी के पास गया, जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम तुमसे खुश हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ जी बताइए, आप क्या देना चाहते हैं। तो बाबा जी ने उस राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लेना। इस ताबीज में एक मंत्र है, इस ताबीज को तब खोलना जब तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब तुम ये ताबीज खोलना। राजा ने कहा, जो आज्ञा।
मन ही मन राजा सोच रहा था कि बाबा जी कहां ताबीज के चक्कर में पड़े हैं। मैं ऐसा राजा बन चुका हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिससे सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी। आस पड़ोस के जितने राज्य के राजा थे वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार क्या किया जाए, कैसे इस पर अटैक किया जाए, कैसे इसको हराया जाए। सभी राजाओं ने मिलकर के प्लानिंग बनाई कि क्यों ना सब साथ मिलकर के युद्ध में आते हैं। सारे राजाओं की सेना जब सामने आई, जब विशाल सेना ने आक्रमण किया, तो ये राजा घबरा गया, हारने की कगार पर पहुंच गया। युद्ध भूमि से डरता हुआ भागता हुआ जंगल में निकल गया। रास्ता भटक चुका था, इसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यह राजा वहां छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी इसे वहां पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा में जाकर के बैठ गया, छिप गया और इंतजार करने लगा कि कुछ अच्छा हो जाए। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, दिल धक धक कर रहा था। जैसे लग रहा था कि इसका अंतिम समय आने वाला है। ये घबराया हुआ था कि अचानक से इसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। इसे लगा कि दुश्मन देश के सैनिक, उनके घोड़े अब इसकी गुफा की तरफ आ रहे हैं। अचानक से इसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक से इसने महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा है, इसकी मृत्यु होने वाली है। इसको सैनिक पकड़ करके ले जाएंगे, फांसी दे देंगे, इसका राजपाट तो छिन ही गया है, अब जिंदगी भी चली जाएगी। ये राजा निराशा की तरफ जाता जा रहा था। तभी इसे अचानक याद आया कि उन बाबा जी ने एक ताबीज दिया था जो गले में पहना हुआ था। फटाफट से इसने ताबीज निकाला, उसे खोला और उस मंत्र को पढ़ने लगा जो मंत्र बाबा जी ने कहा था कि इस ताबीज में लिखा हुआ है। उसने ताबीज खोला तो अंदर एक कागज की चिट्ठी थी। उस कागज की चिट्ठी को खोला तो उस पर लिखा हुआ था, ये भी कट जाएगा। मंत्र था, ये भी कट जाएगा। राजा ने एक सुकून की सांस ली, राहत की सांस ली। एक बार फिर से ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे जिंदा तो रखा। हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया। राजा ने एकदम से महसूस करना शुरू किया कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। उसे वो जो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अब दूर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। राजा धीरे से उस गुफा से बाहर निकला, जंगल में कुछ दिन रहा, वहां फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से उस राज्य पर आक्रमण किया जो उसका खुद का था, जिसे किसी ने हथिया लिया था, और उस राज्य पर फिर से अपना झंडा कायम किया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में घबराइएगा मत, क्योंकि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, ये भी कट जाएगा। बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। अगर आप चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह सोचते हैं, तो आप चैंपियन ही बने रहेंगे। आप अपनी सोच को बस बुलंद रखिए, और चैंपियन बनने का सिर्फ एक रास्ता है, हार्ड वर्क और उसके साथ स्मार्ट वर्क। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद ब खुद एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक भिखारी की जो रेलवे स्टेशन के बाहर रहा करता था। स्टेशन से ट्रेन में बैठता, दूसरे स्टेशन उतरता, वहां से दूसरी ट्रेन में बैठता, फिर अपने स्टेशन उतरता, ट्रेन में भीख मांगने का काम करता था। एक दिन रोजाना की तरह भीख मांग रहा था, लोगों के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था। तभी इसने देखा कि उस कोच में एक सूटेड बूटेड बंदा बैठा हुआ था। इसे लगा कि ये अमीर आदमी है, इससे अगर भीख मिल गई तो कम नहीं मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, फिर मुझे दूसरे कोच में जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास गया और जाकर के एक्टिंग करने लगा, भीख मांगने लगा, अपनी आवाज को बदल बदल करके अपना सारा दर्द निकालने लगा। लेकिन वो जो बंदा बैठा हुआ था, सूटेड बूटेड आदमी, उसने डांट दिया। उसने बोला कि आप ये मेरे सामने नाटक मत कीजिए, मैं आपको देख रहा था, आप चुपचाप वहां से चले आ रहे थे, यहाँ आकर के आप उदास हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, ये हरकत मत कीजिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपको चलिए भीख दे भी दूंगा, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? भिखारी ने कहा कि ये क्या सवाल कर रहे हैं आप, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए क्या हो सकता है? मेरी औकात क्या है कि मैं आपको बदले में कुछ दे दूं? तो जो सूटेड बूटेड बंदा था उसने कहा कि जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मुझसे कुछ लेने की उम्मीद भी मत रखिए, आप चले जाइए, आपको मेरे पास से एक रुपया नहीं मिलने वाला। ये व्यक्ति वहां से चला गया भिखारी, और सोचता रहा कि यार ये क्या बात बोल दी, ये क्या बात बोल दी कि तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। भिखारी को समझ नहीं आया। जिस स्टेशन के बाहर रहता था उस स्टेशन पर उतरा और बाहर आकर के आसपास देखने लगा कि ऐसा क्या है, जब कोई मुझे भीख दे तो मैं उसे बदले में दे दूं। इसने नजर दौड़ाई तो इसे दिखाई दिए कुछ फूल। इसने देखा कि यहाँ पौधे लगे हैं, पौधों पर फूल आए हुए हैं, क्यों ना एक काम करता हूं, अब से जब भी कोई मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में एक फूल दूंगा।
उस दिन से उस व्यक्ति ने, उस भिखारी ने एक नई आदत डाल ली। जब भी वो भीख मांगता, अगर उसे भीख में पैसे मिलते तो वो सामने वाले को एक फूल देता। सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता कि यार ये पहला भिखारी है जो भीख देने के बदले में कुछ ना कुछ दे रहा है। भिखारी को भी अच्छा लगने लगा कि चलो लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, लोगों को मेरी सोच पसंद आ रही है। एक दिन फिर से वो ट्रेन में था, उस कोच में था जहां उसे अमीर, वो सूटेड बूटेड बंदा दिखाई दिया था। एक बार फिर से उस दिन वही व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास गया और जाकर के बोला कि भाई साहब, आज तो आपको भीख देनी ही पड़ेगी, आज तो आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ है। अब उस अमीर व्यक्ति ने, सूटेड बूटेड बंदे ने सोचा कि यार इसके पास में मुझे देने के लिए क्या हो सकता है। उसने भरोसा किया और उस व्यक्ति को भीख दे दी। जैसे उसने भीख दी वैसे ही भिखारी ने अपने पास में से निकाल करके एक फूल दे दिया और कहा कि लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। उस व्यक्ति को अच्छा लगा। उसने कहा कि अब एक बात और सुनो, एक बात का और ध्यान रखना। बात यह है कि अब तुम अपनी सोच को बड़ा करो। क्यों नहीं तुम व्यापारी बन जाते? क्यों नहीं तुम बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो? तुम बड़ा काम कर सकते हो। अपनी सोच को बदलने के बारे में सोचना। भिखारी को फिर से वो कुछ बता करके बंदा वहां से चला गया। भिखारी ट्रेन से उतरा, अपने स्टेशन पर आया। स्टेशन पर बाहर आने के बाद में सोचने लगा कि ये क्या बोल के चला गया, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं। भिखारी को मालूम नहीं कहां से एनर्जी मिली, वो जोर से चिल्लाया कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं। और उसके बाद से, उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया, फूलों का बिजनेस करने लगा। छोटा छोटा काम चलने लगा, धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। रेलवे स्टेशन पर इस तरफ से एक सूटेड बूटेड बंदा आ रहा था, इस तरफ से ये भिखारी जो कि अब बड़ा आदमी बन चुका था, ये जा रहा था। वही व्यक्ति इससे फिर से टकराया जिसने इसे काफी कुछ सिखाया था। उसको जाकर के बोला कि भाई साहब नमस्ते, पहचाना? मैं वही भिखारी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको कहां पहचाना, आपसे कब मिला हूं मैं? तो इस भिखारी ने कहा कि शायद आप भूल गए, आपकी और मेरी 2 बार मुलाकात हुई है। पहली बार आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी में लेन देन क्या होता है, और दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने मुझे सिखाया था कि सोच बड़ी करना क्या होता है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। सारा खेल सोच का है। अपनी सोच को तंदुरुस्त कीजिए, बुलंद कीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काश जिंदगी में समस्याएं भी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होती, जो 24 घंटे में खुद ब खुद डिलीट हो जाती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गरीब परिवार में रह रहे बच्चे की, जिसकी फैमिली में खाने पीने के लाले थे, जिसके परिवार में बहुत कम पैसा था। एक दिन पिताजी ने इस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा एक काम करना, ये पुरानी सी टी शर्ट है, इसको आज मार्केट में जाकर के बेच करके आना। क्या लगता है आपको कितने की होगी? उस बच्चे ने टी शर्ट को देखा और बोला कि $1 की होगी। तो पापा ने कहा बेटा आपको आज इसे $2 में बेच करके आना है। लड़के को समझ नहीं आया कि पापा ने कौन सा टास्क दिया। फिर उसे याद आया कि उसकी फैमिली कंडीशंस बहुत खराब थी, तो उसने सोचा कि फैमिली की मदद करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो लड़का बाहर जा चुका था, आसपास ढूंढने लगा किसको बेचूं किसको बेचूं। फिर उसे लगा कि टी शर्ट तो वाकई में बहुत गंदी है, इसको $2 में तो कोई नहीं खरीदेगा। वो लड़का वापस घर में आया। घर में जो पुराने कपड़े रखे थे उसके नीचे उस टी शर्ट को रख दिया। उनके घर में आयरन तो थी नहीं, प्रेस करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था। वो टी शर्ट थोड़ी सी ठीक हो गई, उसकी सलवटें मिट गई। अब वो टी शर्ट को लेकर के स्टेशन पहुंच गया, वहां जाकर के बेचने की कोशिश करने लगा। शाम तक फाइनली वो टी शर्ट बिक गई, $2 में बेच दी। घर आया, पापा को आकर के $2 दिए। लड़के को लगा कि पापा खुश होंगे, लेकिन पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पापा चुप रहे। अगले दिन पापा ने फिर से एक पुरानी टी शर्ट निकाली और इस लड़के से कहा कि बेटा आज आपको फिर से ये टी शर्ट बेचने के लिए जाना है, और आज $2 में नहीं बल्कि $20 में ये $1 वाली टी शर्ट बेच करके आनी है। आप ही ने बताया था कि $1 की है, अब $1 वाली टी शर्ट आप $20 में बेच करके आएंगे। लड़के को अब की बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फाइनली उसने फिर से अपना दिमाग लगाया, तो उसको लगा कि एक काम करता हूं। उसके घर में एक पुराना मिकी माउस का स्टिकर रखा था। उसने उस टी शर्ट पर उस मिकी माउस के स्टिकर को चिपका दिया। वो टी शर्ट अब मिकी माउस वाली बन गई थी। वो लड़का उस टी शर्ट को लेकर के गया और एक बड़े से स्कूल के सामने खड़ा हो गया, जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकले, उनके मम्मी पापा उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक बच्चे की नजर पड़ी इस टी शर्ट पर जिस पर मिकी माउस बना था। उस बच्चे ने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे वो टी शर्ट चाहिए। पापा ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा टी शर्ट बेचने के लिए खड़ा हुआ है।
वो आए, उन्होंने देखा कि टी शर्ट बड़ी अच्छी थी, मिकी माउस का स्टिकर था, बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई गई थी, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने $20 भी दिए और साथ में $5 की टिप दी कि बेटा ये आपके लिए। अब वो $1 की टी शर्ट ये लड़का $25 में बेच चुका था। इसे लग रहा था कि आज तो पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये पहुंचा घर पर, जाकर के पापा को बताया कि पापा $1 वाली टी शर्ट आज $25 में बेच दी है। पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना खुश हुए ना दुखी हुए, चुप रहे। अगले दिन फिर से उन्होंने एक पुरानी टी शर्ट निकाली, वही $1 वाली टी शर्ट, और बच्चे से कहा कि बेटा आज आपको इस टी शर्ट को $200 में बेच करके आना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करके दिखाओगे। लड़के के पसीने छूट गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा कौन सा टास्क दे रहे हैं। रोजाना मुझसे कह रहे हैं कि जाओ इतने में बेच करके आओ, इतने में बेच करके आओ। फिर उसे अपनी फैमिली कंडीशन से याद आई। उसे लगा कि हमारे परिवार में वाकई पैसे की जरूरत है, मुझे फैमिली की मदद करनी होगी। जब मैं $1 की टी शर्ट को 25 में बेच सकता हूं तो 200 में भी बेच सकता हूं। लड़का बाहर बाजार में निकला और आसपास देखने लगा। उसकी नजर पड़ी, उनके शहर में एक बड़ी एक्ट्रेस आने वाली थी एक स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए। लड़का वहीं पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखता है कि लंबी भीड़ लगी हुई थी। उस लंबी सी भीड़ में से छोटा बच्चा था, इधर से उधर से घुसता हुआ आगे निकल गया। वहां एक्ट्रेस आई हुई थी, वो इनॉग्रेशन करने वाली थी। तब ये लड़का चिल्लाने लगा, मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो एक्ट्रेस ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आवाज लगा रहा है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को आगे बुला लिया। उस बच्चे के पास में एक टी शर्ट थी। उसने कहा कि मैम क्या आपका ऑटोग्राफ इस पर मिलेगा? उस एक्ट्रेस ने उस पर अपने साइन कर दिए। उसके बाद वो लड़का वहां पर खड़ा होकर के टी शर्ट बेचने लगा कि बताइए आप में से किसको चाहिए। वो $200 का टारगेट लेकर के गया था, वो टी शर्ट उसने $250 में बेच दी। उस टी शर्ट के मुंह मांगे दाम उसे उस दिन मिल गए। वापस घर गया, पापा को कहा कि पापा आपने तो $200 की बात की थी, $250 में टी शर्ट बेच करके आ गया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अमेरिका का मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी आ जाएं, आप हर समस्या का पार पा सकते हैं, आप हर समस्या से जीत सकते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप इस शो की लगातार अपडेट्स चाहते हैं तो ऊपर दिए गए फॉलो बटन पर क्लिक करें।